इससे पहले नहीं हुई। अब देखें नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस चले और फिर नवाज शरीफ साहब को उसमें सज़ा भी हुई। इस वक्त इमरान खान साहब और जो दीगर पाकिस्तान तहरीक हैं तो उनके खिलाफ भी केसेस अदालतों में चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि उनके हक़ में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो पहले नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात करते रहे, महमूद अचकज़ई साहब। अब वो ये कह रहे हैं कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं और जिसमें इस बात पे काम किया जाए कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, सबसे पहले मुकदमात की वापसी हो। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब को सदर बनने का मशवरा दे चुके हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। इस वक्त एक हीलिंग टच की मुल्क को ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है एक पॉलिटिकल लीडर के लिए जो कि इससे पहले ना इस्तेमाल किया गया हो और उसका रास्ता पार्लियामान से होकर निकले, पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए? देखिए, कल आपने इसी से सवाल पूछा था कि क्या कोई खान साहब के बयान के अंदर कोई लचक नज़र आ रही है, पूछा था जी बिल्कुल। तो और फिर ये आपने पूछा था कि ये बेलें हो रही हैं सबकी, क्या हो रहा है कि एक तरफ से बेलें हो रही हैं, दूसरी तरफ से खान साहब भी थोड़ा नरमी शो कर रहे हैं। जी, क्योंकि उन्होंने कोर कमांडर से लामिया के साथ बात भी की, उधर से उन्होंने वो भी कहा और इधर से खान साहब भी कुछ नरम रवैया नज़र आ रहा था। तो अब उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो जिक्र जो आप कर रहे हैं, ये उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा। एक ये कि मुशाहिद हुसैन साहब, अच्छा, अब मुशाहिद हुसैन साहब बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं बता दूं, ताकि फिर आप समझ जाएंगे कि वो जब बोलते हैं तो क्या उसका मतलब होता है। ओके। मुशाहिद हुसैन साहब बड़े करीब साथी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने इनको सेनेटर बनाया। मगर मुशाहिद साहब जो हैं, जब से वो नवाज शरीफ साहब की मुशर्रफ ने छुट्टी कराई थी और मुशाहिद साहब को फिर कुछ महीने हाउस अरेस्ट किया था, तो मेरा ख्याल है उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था उनका, जो कि ये लॉजिकल है ना। अगर जो आपका लीडर है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उनको छुट्टी करा दी, तो आप किस खेत की मूली हैं? किस खेत की मूली? तो मैं समझता हूँ कि मुशाहिद साहब सेफ प्ले करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो किसी का मैसेज कन्वे करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब है। अच्छा, ठीक है, लेट मी टेल यू दैट। और बड़े करीब हैं, हमेशा से रहे हैं, सवाए वो वक्त जबकि ये नवाज शरीफ साहब के साथ थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे कि ना करो, डोंट क्रॉस द रेड लाइन, मगर मियाँ साहब सुनने में मूड में नहीं थे। तो फिर भुगतना जब पड़ा तो मुशाहिद साहब को भी भुगतना पड़ा, शहबाज साहब को भी भुगतना पड़ा, सब ने जेलें काटी। तो वो मेरा ख्याल है वो भूलते नहीं हैं। तो अब वो इसलिए इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। शहबाज साहब ने तो ओपनली इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे दिया, मुशाहिद साहब ने ओपनली नहीं दिया, और मगर ओपनली ना नवाज शरीफ से दूर हुए ना इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुए, बट हकीकत में वो नवाज शरीफ साहब से दूर हो गए और इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए। हाँ, लेकिन इस हवाएं कुछ और चल रही हैं और वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो कि हीलिंग टच की ज़रूरत है। और मुशाहिद साहब कुछ अरसे से आयशा ये कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करें, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। बात यह है कि मुशाहिद साहब एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, उन्होंने एक प्रोफेसर भी रहे हैं, उनकी बड़ी कमांड है और इंटरनेशनल रिलेशंस, चाइना स्पेशली के बड़े करीब है, और ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट एंड द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मुशाहिद साहब अपनी भी उनकी एक लाइन होती है जो कि रेड लाइन से पीछे होती है, ठीक है, और मगर उससे नेशनल इंटरेस्ट का भी वो सोचते हैं। तो ये जो उनका जो फार्मूला ना जी कि चलो जी छोड़ो लड़ाई झगड़े छोड़ो, मिल के करिए, मुल्क चलाइए, ये साउंड्स वेरी नाइस, ओके, एंड इसकी मलकियत वो खुद ही लेते हैं और कोई नहीं लेता इसकी मलकियत, क्योंकि ये आवाज़ जो है ना ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की, ना नून लीग से आ रही है ना पीटीआई से आ रही है, इन सिंसेरिटी। अब वो कुछ लोग नून लीग के कहते हैं कि जी हाँ इकट्ठे हो जाए, ये हो जाए, हाँ वो मेक्स नो, वो हमें ड्रामा है सारा। अच्छा। हाँ, मगर ये है कि डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि थोड़ा टेम्परेचर कम हो। पीटीआई बड़ी अग्रेसिव और उसके साथ बड़े ख़तरे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट इज़ ट्राइंग टू गेट पीपल टू फ्लोट दिस आइडिया कि यार इकट्ठे हो जाओ, मिल जाओ। उसका सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान को थोड़ा सा ठंडा करना है और उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी देनी है। कमिशन बना दें, अचकज़ई साहब कहते हैं जी, पार्लिमानी कमेटी बना दें, उसमें रिहाई की बात करें, या उन्होंने ये भी डाल दिया ना कि इमरान को रिहा करें। जी जी, तो थे तो अब बात यह है कि ये चीज़ चल रही है, कुछ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि टेंशन जो है, जिसका असर पॉलिटिकल टेंशन का असर इकोनॉमिक्स के ऊपर आता है। और वो IMF को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम स्टेबल हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आपके सारे हुक्म जो है तामील होगी वगैरह वगैरह। और ये जो फ्लोट हो रही है ना ये चीज़ें,
ये वो लोग कर रहे हैं जिनको कहा गया है कि चलाओ इसको, हम तैयार हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो जाएगा। अच्छा। इसका सिर्फ ये मतलब है टेम्परेचर नीचे लाया जाए, कुछ ओके। अच्छी अच्छी बातें की जाए। ठीक है। और मुशाहिद हुसैन साहब फ्रंट फुट पे आ गए हैं और वो चला रहे हैं इस बात को, और इसकी कोई इम्कान नहीं है कि ये कहीं जाएगी। अच्छा। अब आए मेरी तज्जिया। ओके। पहले तो मैं आपको बताया हो क्या रहा है, अब मैं कह रहा हूँ ये कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। ये पीटीआई का कोई मूड नहीं है और उसके पीछे इमरान खान खड़ा है। ये सारी बातें चलेंगी। पीटीआई के अंदर भी बड़े लोग हैं जो कह रहे हैं खान साहब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, कोई स्पेस क्रिएट करो। ठीक है। खान साहब भी स्पेस उतनी क्रिएट करेंगे जिसके साथ वो अपना बयानिया ना खो दें। उनके बयानिया की वजह उनकी पॉपुलैरिटी है इसमें, और बयानिया इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक, तो और इसीलिए वोट भी पड़ा। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गेम प्लेइंग हो रही है थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। आई थिंक एवरीबडी वांट्स द टेम्परेचर टू बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट भी चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है। मेरे ख्याल पीटीआई के अंदर भी बड़ी लोग हैं जो कहते हैं यार रिड्यूस करो। उनको डर लगा सानू फड़ के ले जाएंगे। लेकिन सियासत भी तो चलानी है ना, सियासत भी तो चलानी है ना, मजबूरी। हाँ। हाँ, तो ये मसले हैं। ये मसले हैं, सारी गड़बड़ कहाँ हो सकती है, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब के हवाले से एनालिसिस आपने जाना। अगर सभी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की तरफ जा रहे हैं तो फिर इसमें रुकावट क्या हाल है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे आने वाले शोज़ में। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये हुकूमत की तश्कील के जंजाल से निकलेंगे तो आईएमएफ के साथ हमें मुज़ाकरात वाला जंजाल दरपेश होगा। आईएमएफ ने बानी पीटीआई के लेटर पे भी कमेंट कर दिया है, वो तो अब ज़ाहिर है अब तबसरे होते रहेंगे, लेकिन आईएमएफ को लेकर हमारे लोगों के जहन में कई सवाल हैं और उसमें से एक बड़ा अहम सवाल ज़हीर अहमद साहब ने फैसलाबाद से पूछा। जी, जिस तरीके से वेस्ट जो है या आईएमएफ जो है ये हमें इकनॉमिक शिकंजे में जकड़ रहा है, इससे निकलने का कोई वे आउट है और हमें अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। ये कब तक ऐसा होगा? जो नवाज शरीफ ने मॉडल अपनाया था, मतलब वो कर्जे भी ले रहे थे और काम भी हो रहा था और साथ में वो वापस भी कर रहे थे, क्या वो तरीका सही था इनका? जी, बहुत अहम सवाल है और शुरू से ही मैं एक इत्तेफाक नहीं करूँगा एक इस स्टेटमेंट से कि आईएमएफ ने आपको किसी शिकंजे में फंसाया है। एक्चुअली आपने अपने आप को एक शिकंजे में फंसाया है और आप भाग रहे हैं आईएमएफ के पास कि हमें निकालो इधर से। वो शिकंजा क्या है और आप क्या आईएमएफ की मदद क्या मांग रहे हैं, सवाल ये यहाँ आता है। देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो मॉडल था वो बड़ा सिंपल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या था। उनका मॉडल था पैसे उधार लो, दुनिया को लो, बैंका को लो, ठीक, और ख़र्च करो। अच्छा। और ख़र्च करो उन चीज़ों पे जो कि जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। अच्छा। वो क्या है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स? देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट्स के अंदर देते हैं तो प्रोडक्टिव सेक्टर है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग को देते हैं कोई सहूलत तो वो एक्सपोर्ट। वो उनका था ये मॉडल कि जी बिल्ड करो, सड़कें बिल्ड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में उसकी बड़ी फ़ायदे होते हैं इकोनॉमी को, शॉर्ट टर्म में खर्चे होते हैं, उनसे कोई आमदन नहीं मिलती आपको। ठीक, तो अब ये है कि नवाज शरीफ साहब का मॉडल ये था कि डेवलपमेंट करो, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट बजट खर्च करो, सारे पैसे उधार लो, फौज में जड़े पैसे चाहिए ने वो फौज को पैसे दे दें, वो हर साल 10-15% ज़्यादा मांगते हैं वो दे दें उनको, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसी तरीके के साथ बाकी सब्सिडीज़ जो थी एलिट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स को वो भी वो दे दें, एक्सपोर्ट वालों को दे दें, एग्रीकल्चर वालों को दे दें, जो जो देना है आप देते रहें और पैसे बोरो करके डेवलपमेंट करें। अच्छा। डेवलपमेंट के लिए सारे पैसे जो थे वो आपने उधार लिया। अब उधार कहाँ से लिया? कोई सऊदी अरेबिया से ले लिया, कोई चाइना से ले लिया, कोई वर्ल्ड बैंक से ले लिया, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, ठीक, और कोई आपने लोकल बैंकों से ले लिया। उसके के साथ क्या हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई कि इतना ज़्यादा उधार ले लिया। आज की जो सिचुएशन है जो कि जिसको ये हुकूमत कन्फ्रंट कर रही है वो ये है, उधार आपने लिया हुआ है जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गई हैं सामने, वो उसका उधार वापस करना है और ये कोई 70 से 75% आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी जिसे आप कहते हैं, आपकी सारी मईशत की सारी साल की इनकम, उसका 70% हिस्सा है। अब बात ये है आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप उधार वापस करें। अगर आप उधार वापस नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट का ये मतलब है कि सारी आपकी इकॉनमी जो भी इंटरनेशनल सिस्टम के साथ मिली हुई है वो टूट जाएगी और
क्राइसिस आ जाएगी यहाँ, बहुत बड़ी क्राइसिस। कुछ भी नहीं चलेगा, सारा ही बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, गैस बंद हो जाएगी, सारा कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि आप बिजली भी इंपोर्ट करते हैं, तेल गैस भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं नॉट इनफ एंड सो ऑन। तो जब आप उधार नहीं देते तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं बैंकरप्ट हो गए। आप बैंकों से पैसे लेते हैं, दिवालिया। आप बैंकों को पैसे नहीं वापस करते, बैंक आ जाते हैं, ताले ला देते हैं और कहते हैं चलो जी बाहर काम नहीं कर निकलो और सकते। चलो जी ऑक्शन करो जी। उसको कहते हैं बैंकरप्सी डिक्लेयरिंग। तो मुल्क की बैंकरप्सी यही होती है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स जो आपने करनी है वो आप नहीं कर पाते। इस वक्त आपकी इंटरनेशनल पेमेंट्स यहाँ तक आ गई हैं क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं है और आपकी इंपोर्ट्स कम नहीं हुई और आप बोरो करते रहे और आप इंटरेस्ट पेमेंट्स सर पे चढ़ गई हैं। तो वो तो अच्छा दिन थे कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स का सोचते नहीं थे, कर्जे ले ही जा रहे थे और खर्च कर ही जा रहे थे मुगलों की तरह। मगर मुगलों के तो पास बड़े पैसे थे ना, वो तो टैक्स ले लेके करते थे। यहाँ तो टैक्स है ही कोई नहीं। अब आए तो फिर आज जाना पड़ता है IMF के पास। और IMF के पास क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो आपको 1% पे आपको उधार देता है वो कहता है हम नहीं देंगे, आपने पुराने पैसे वापस नहीं किए। जो 1-1.5% पे उधार लिए हैं वो भी नहीं वापस कर सकते। IMF से बाय द वे आप 1-1.5% पे लेते हैं, लोकली बैंकों से आप 20% पे ले रहे हैं। तो इसीलिए ये सबसे चीप सोर्सेज है उधार लेने की। मगर अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे आपके जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे बॉन्ड्स भी हैं बाहर, हमने कोई $2 बिलियन के बॉन्ड्स भी फ्लोट किए हुए हैं, उनकी वैल्यू जो थी आधी हो चुकी थी बिकॉज लोग फिक्र कर रहे थे कि डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। तो ये एक क्राइसिस। अब उस क्राइसिस के अंदर आप कहाँ जाएंगे पैसे लेने के लिए? हमें ये कहा गया कि जी SIFC जो है $30 बिलियन ले आएगी जी, अराउंड 100 का जा रहा था, उसमें से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से। अब वो ये है कि सऊदी अरेबिया भी बैठा हुआ है जी, वादे हो गए हैं मगर आया कुछ नहीं। सऊदी अरेबिया भी बैठा हुआ है, चाइना भी बैठा हुआ है, ये इक्का दुक्का जो चीज़ थोड़ी मोटी मिल गई आपको, वो सब इंतजार में है कि क्या IMF आएगा कि नहीं आएगा। IMF आता है, हालांकि क्या $6 बिलियन क्या है, कुछ भी नहीं है, 6 to 8 अब तो कुछ भी नहीं है 3 साल में। अब वो कहते हैं उसको 8 बना लेंगे, मगर उससे पहले बहुत से काम करने पड़ेंगे ताकि IMF को ये पता लगे कि आप वो इकदाम कर रहे हैं जिसके साथ मईशत सेट हो जाएगी और आपके पैसे जो आपने दुनिया के देने हैं आप वो दे सकेंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स सिस्टम से जी। अब टैक्स सिस्टम जो है इस वक्त 10% GDP का है, ये जो 18% पे लेके जाना है, ये कोई छोटी बात तो नहीं डबल करना। बिल्कुल। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं। इसीलिए नवाज शरीफ का जो मॉडल था वो 6-7 साल 5 साल तो ठीक चला क्योंकि उधार देने का वापस देने का तो कोई सोच नहीं रहा था। हुकूमतें जो आती हैं वो सोचती हैं हम 5 साल के लिए हैं, हमने इलेक्ट होना है, देखा जाएगा आगे जाके, हो सकता है इलेक्ट ना हो, अगले देख लेना, अपना उल्लू सीधा करना है, बाद में जो मर्जी। उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया और इमरान खान के खाते फेंक गए। इमरान खान फंस गया, उसने अपना उल्लू सीधा किया तो इस हुकूमत के आगे फेंक गया। ये हुआ है। दे ऑल डन द सेम थिंग एंड अब ये आके वी कांट अफोर्ड टू डू इट एनीमोर। तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया। और अब तो बन चुका है ये स्नोबॉल इफेक्ट। अब देखें IMF कह रहा है कि आप FBR में रिफॉर्म्स करें, हमें इसके हवाले से रिपोर्ट दे, रिव्यू जो होगा वो उन चीज़ों पे होगा जो आज तक की नहीं गई।